नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली के सत्ता गलियारों के जो खिलाड़ी हैं, वे चकित हैं, हैरान परेशान हैं। बहुतों को भरोसा नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। उधर मंत्रालयों में नए मंत्री हैं और इनके यहाँ दिल्ली के सत्ता दलाल अपने मोहरे फिट करा रहे हैं। कई मंत्रियों के निजी स्टाफ में वे ही आईएएस अफसर आए हैं जो कांग्रेसी मंत्रियों के स्टाफ में थे। हाँ, दिल्ली का अपना 35 साल का ये अनुभव है कि मंत्री बदलेंगे मगर कारिंदे वही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि अफसरों से काम लेना आना चाहिए। जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यवस्था बदलने, उसके कायाकल्प की जिद नहीं है। इसी सोच के अधिकांश मंत्री है। इसलिए दिल्ली की सत्ता के साधक और दलाल इस भरोसे में है कि बदली आबोहवा कुछ ही दिनों की है। 6-8 महीनों में पुराना ढर्रा लौट आएगा। 45 मंत्रियों में 1.5 दर्जन वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री थे, फिर एकदम नए मंत्री है। इन्हें कांग्रेसी वक्त के पुराने अफसर चलाएंगे। सचिव या तो ज्यादा छूट पाएंगे या मंत्रियों का नौसखियापन गुल खिलाएगा। इसलिए लाख टके का सवाल है कि नई आबो हवा में ये पुराने पापी सत्तावान बेघर होंगे या मोदी सरकार पर भी कुंडली मार लेंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस के आला रहनुमा आम इंतखाबात के नताइज के बाद भड़की बगावत रोकने की फिक्र में हैं। केरल से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक पार्टी में बगावत भड़की है। किसी का गुस्सा पार्टी के आला रहनुमाओं पर है तो कोई उनके मुशीरों से नाराज है। कई सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं, तो कई लीडर ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनको खुद ब खुद पार्टी से निकाल दिया जाए। राहुल गांधी को जोकर कहने वाले केरल के साबिक वजीर TH मुस्तफा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। ऐसे ही राहुल को मजाहिया अदाकारों की जमात का MD कहने वाले राजस्थान के रुकन असेंबली भंवर लाल शर्मा भी बरतरफ हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के आला रहनुमाओं पर हार की जवाबदेही मढ़कर महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दत्ता मेघे पार्टी छोड़ने वाले हैं। वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नितिन गडकरी से उनकी दोस्ती की पुरानी बहस है। कांग्रेस के रहनुमा अब तक राहुल गांधी पर इल्जाम आयद कर रहे थे, लेकिन बिहार से मुसलसल दूसरी बार जीते कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट असरारुल हक कासमी ने सीधे सोनिया गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने बयान दिया कि इंतखाबात के बीच में कांग्रेस सदर को जामा मस्जिद नहीं मिलना चाहिए था। हालांकि वो सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मिलिंद देवड़ा, सत्यव्रत चतुर्वेदी और प्रिया दत्त जैसे रहनुमाओं ने पहले ही राहुल गांधी के मुशीरों पर सवाल उठाए थे। झारखंड में साबिक मरकजी वजीर रामेश्वर उरांव ने भी सूबाई रहनुमाओं पर हमले के बहाने बागी तेवर दिखाए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्लियामानी मैनेजमेंट देख रहे बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ऐवान में कांग्रेस को अलग थलग करने की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सिर्फ 44 रुकने पार्लियामेंट जीते हैं, इस लिहाज से उसे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा नहीं मिल सकता है। हुकूमत चाहे तो ऐवान ज़ेरी में डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी कांग्रेस को नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि ऐवान बाला में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और हुकूमत अक़लियत में है, इसीलिए हुकूमत को कांग्रेस के साथ कामकाजी रिश्ते रखने हैं। तभी कहा जा रहा है कि कोई एक ओहदा कांग्रेस को दिया जा सकता है, लेकिन उसके मुकाबले बीजेपी ललिता, नवीन पटनायक और ममता बनर्जी का एक ग्रुप बनवाने की कोशिश कर रही है। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक आज नरेंद्र मोदी से मिले हैं और कल तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता उनसे मिलेंगी। इस मुलाकात में सूबे के लिए इमदादी पैकेज के साथ साथ ऐवान की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू होगी। कांग्रेस, लेफ्ट और यूपीए में रही पार्टियां बीजेपी की इस हिकमत अमली को समझ रही हैं, इसीलिए उन्होंने भी एक ग्रुप बनाने के बारे में गौर किया है। लेफ्ट पार्टियों के पास दोनों ऐवानों में 11-11 मेंबर हैं। अगर उनको लगता है कि बीजेपी 3 सूबाई रहनुमाओं का एक ग्रुप बना रही है और ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ को कमजोर कर रही हैं, तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस बार अनहोनी हो सकती है। शिवसेना के आंजहानी सरबराह बाल ठाकरे ने अपने खानदान के लिए एक गैर तहरीरी उसूल बनाया था। उन्होंने तय किया था कि उनके खानदान का कोई भी रुकन इंतखाब नहीं लड़ेगा। वो खुद कभी नहीं लड़े। उनकी विरासत संभालने वाले उद्धव ठाकरे भी नहीं लड़े हैं और उनसे अलग होकर पार्टी बनाने वाले राज ठाकरे ने भी इंतखाबात में अपनी किस्मत नहीं आजमाई है। बाल ठाकरे ने रिमोट कंट्रोल से शिवसेना बीजेपी की सूबाई हुकूमत चलाई थी। ये बात कहने में भी उनको कोई हिचक नहीं थी कि वो रिमोट से हुकूमत चलाते हैं, लेकिन इस बार
बार असेंबली इंतखाबात में ठाकरे फैमिली की ये रिवायत टूट सकती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे इंतखाब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आम इंतखाबात में सफाई के बाद उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो खुद इंतखाबी मैदान में उतरे और पार्टी उनको वजारत आला के दावेदार के तौर पर पेश करे। इसी दांव से वो मराठी मानुष का वोट हासिल कर सकते हैं। अगर राज ठाकरे ऐसा करते हैं तो उद्धव ठाकरे की भी मजबूरी हो जाएगी कि वो उनकी काट के लिए मैदान में उतरें। तभी शिवसेना में भी ये ऐलान होने लगा है कि उद्धव इंतखाब लड़ेंगे और वजारत आला के दावेदार होंगे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर हैं और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। तेलंगाना मुल्क की 29वीं रियासत के तौर पर वजूद में आ गया है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना रियासत बनाने का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। इसके साथ ही मुश्तरका आंध्र प्रदेश में लगा सदर राज भी आज हटा लिया गया, जिसके बाद तेलंगाना में नई हुकूमत का कयाम अमल में आया। असेंबली इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने वाले तेलंगाना राष्ट्र समिति के रहनुमा के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ उठाया। नई रियासत के पहले गवर्नर का काम संभालने वाले ESL नरसिम्हन ने उनको ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया है। इससे पहले नरसिम्हन को गवर्नर के ओहदे पर हलफ दिलाया गया था। हल्फ बर्दारी के बाद सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड मैदान में चंद्रशेखर राव ने तिरंगा झंडा फहराया और एक रैली को भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना को एक मिसाली रियासत बनाने का अज़्म करते हैं। राव के साथ साथ उनके बेटे KT रामाराव और भतीजे T हरीश राव ने भी वजीर का हलफ उठाया है। तेलंगाना के पहले वजीर आला के तौर पर के चंद्रशेखर राव के हल्फबर्दारी तकरीब के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको मुबारकबाद दी। मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा कि हिंदुस्तान को एक नई रियासत मिल गई है। हम 29वीं रियासत के तौर पर तेलंगाना का इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने रियासत के पहले वजीर आला बनने के लिए के चंद्रशेखर राव को भी मुबारकबाद दी और तेलंगाना के लोगों को भी मुबारकबाद दी। मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत के लोगों और हुकूमत को भरोसा देती है कि वो रियासत की तरक्की को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। अदालत उस्मा ने मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के कलीदी साजिशी याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। मेमन की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस JS खेहर और जस्टिस C नागप्पन की बेंच ने मरकज और महाराष्ट्र हुकूमत को एक नोटिस भी जारी किया है। मेमन ने अपनी अर्जी में कहा है कि मौत की सजा की असर-ए-नौ अर्जियों की समाअत अदालत उस्मा को बंद कमरे में नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसकी समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए। 2 जजेस की बेंच ने इस अर्जी को आईनी बेंच के पास समाअत के लिए भेज दिया है। मेमन के वकील ने कहा कि लाल किले पर हुए हमले के मामले में ऐसे ही अर्जी आईनी बेंच में भेजी गई थी। मेमन ने अपनी अर्जी में ये भी कहा है कि वो 20 साल जेल में सजा काट चुके हैं, जो उम्र कैद की 14 साल की सजा से काफी ज्यादा है। पिछले साल मार्च में जस्टिस P सदाशिवम और जस्टिस BS चौहान की बेंच ने मेमन की मौत की सजा को बरकरार रखा था। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने रियासत के दूसरे प्रोजेक्टों के साथ साथ खुसूसी रियासत के दर्जे का मुतालबा भी दोहराया और वजीर आजम के सामने उसे पेश किया। मोदी से मुलाकात के बाद पटनायक ने सहाफियों से बातचीत में कहा कि वजीर आजम उनके मुतालबात को लेकर मुस्बत नजर आए। वजीर आला पटनायक ने उम्मीद जाहिर की कि मरकज ओडिशा के जायज मुतालबात पर गौर करेगा। उन्होंने इन कयासों को मुस्तरद कर दिया कि उनकी पार्टी बीजू जनता दल NDA में शामिल होने जा रही है। नवीन पटनायक लोकसभा और राज्यसभा के अपने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मोदी से मिलने पहुंचे थे। ओडिशा में लगातार चौथी बार जीते पटनायक की पार्टी ने रियासत की 21 में से 20 सीटें जीती हैं। इससे कबल सीमांध्र के नामजद वजीर आला चंद्रबाबू नायडू भी सीमांध्र के लिए खुसूसी रियासत का मुतालबा कर चुके हैं। नायडू की पार्टी NDA में शामिल है। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने का मुतालबा भी काफी वक्त से उठ रहा है। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन अभी कई महीने बाद होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा इलेक्शन में मिली जीत से पुरुम्मीद बीजेपी और शिवसेना के बीच वजीर आला के ओहदे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। पिछली बार 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की हुकूमत बनी थी, तब वजीर आला का ओहदा शिवसेना के खाते में चला गया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। रियासत की सदर देवेंद्र फडणवीस ने गोपीनाथ मुंडे को वजीर आला का दावेदार बताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र
ने 3 महीने के लिए मुंडे को कर्ज के तौर पर दिल्ली भेजा है। 3 महीने बाद वो सूद के साथ वापस आ जाएंगे। इस पर शिवसेना के अखबार सामना के एडिटोरियल में लिखा गया है कि बीजेपी ने मुंडे के नाम पर उधार सूद का खेल शुरू कर दिया है। शिवसेना ने अपनी जानिब से पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी चाहती है कि वो वजीर आला के दावेदार के तौर पर इलेक्शन लड़े। आज पार्टी कारकुनान के एक इजलास में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे का ख्वाब पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट पर भगवा झंडा फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई 2 नाबालिग बहनों के साथ आबरूरेजी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ आज लखनऊ में मुजाहरा किया। पार्टी के सैकड़ों कारकुनान ने वजीर आला अखिलेश यादव के ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहरीन को हटाने के लिए पुलिस को पानी की बौछार छोड़नी पड़ी। बीजेपी के सैकड़ों खातून कारकुनान ने अखिलेश के दफ्तर की जानिब मार्च किया, लेकिन उनको पहले ही रोक दिया गया। बीजेपी ने बदायूं आबरूरेजी मामले के साथ साथ ये भी मामला उठाया कि रियासत में खवातीन के तय जराइम बढ़ता जा रहा है और गुज़िश्ता 2 हफ्ते में इज्तिमाई आबरूरेजी के 3 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इस बीच मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी के रहनुमा रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग के साथ बदायूं जाकर मुतासिरा लड़कियों के अहले खाना से मुलाकात की। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। सरकार बदल गई है, नए मंत्री काम संभाल चुके हैं, मगर सत्ता के पुराने दलाल जस के तस एक्टिव है। कांग्रेस मंत्रियों का स्टाफ भाजपाई मंत्रियों के यहाँ बैठ रहा है। बदली आबोहवा धीरे धीरे इन चर्चाओं में बदल रही है कि सब कुछ सामान्य हो रहा है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर इंतखाबी तशहीर के दौरान नरेंद्र मोदी हमेशा कहा करते थे कि उनकी हुकूमत कांग्रेसी नहीं होगी। इस पर पूरी तरह से यकीन भी किया जाता था क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस के थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिल्ली के हुकूमती निजाम से दूर रहे हैं। वो दिल्ली के इक़्तिदार का कभी हिस्सा भी नहीं रहे हैं। वो पहली बार अपने पार्लियामेंट बनकर आए हैं और वजीर आजम बने हैं। दिल्ली में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तब भी थोड़े दिन यहाँ रहकर वो गुजरात चले गए थे। इसीलिए माना जा रहा था कि वो आएंगे तो दिल्ली का हुकूमती निजाम पूरी तरह से बदल जाएगा। हुकूमती सतह पर उन्होंने इसकी कोशिश की है। मोदी ने दर्जनों नए वजीर बनाए हैं। पुरानी रिवायत से उलट हटकर उन्होंने पहली बार रुकने पार्लियामेंट बनने वालों को भी सीधे काबीना में वजीर बनाया। जो कभी रुकने पार्लियामेंट नहीं रहे उन्हें भी ममलिकती वजीर बनाकर अहम वजारत का आजादाना चार्ज दे दिया है। हालांकि काफी वजीर ऐसे भी हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में वजीर रह चुके हैं, पर बुनियादी तौर पर इक़्तिदार की कमान नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ही रखी है। क्योंकि इस बार बीजेपी को अकेले अक्सरियत मिली हुई है, इसीलिए हिमायती पार्टियों के दबाव का भी कोई खतरा नहीं दिख रहा है। ऐसे में सही ढंग से बीजेपी का एजेंडा नाफिज होना चाहिए, लेकिन एजेंडे का निफाज मुल्क की नौकरशाही पर मुनहसिर है। अफसरान की काम करने की सलाहियत, वफादारी और ईमानदारी पर इन्हिसार करता है। मोदी ने अपने 10 नुकाती एजेंडे में अफसरान को मजबूत बनाने और आजादी देने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो वजारतों के सेक्रेटरी से सीधे बात करेंगे। पर सवाल है कि क्या दिल्ली की नौकरशाही और पुराना हुकूमती निजाम नए हुक्मरानों को नया एजेंडा नाफिज करने देगा? हर वजीर को अपने प्राइवेट स्टाफ में तजर्बेकार आदमी चाहिए जिसको वजारतों के कामकाज का तजर्बा हो और पार्लियामानी कामकाज का भी तजर्बा हो। बतौर सेक्रेटरी भी ऐसे अफसरान की डिमांड है। तभी गुज़िश्ता हुकूमत में मलाई काटने वाले तमाम पुराने अफसर कहीं न कहीं एडजस्ट हो रहे हैं। कांग्रेसी हुकूमत के वज़रा के साथ रहे अफसरान इस हुकूमत में भी वज़रा के प्राइवेट स्टाफ के तौर पर बहाल हो रहे हैं। सेक्रेटरियों के तौर पर भी उनकी पोस्टिंग हो रही है। हालांकि कुछ वज़रा सूबों से अफसरान ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा पीएस, ओएसडी और एपीएस पुराने अफसरान लग रहे हैं जिनको वजारत और वज़रा को चलाने का तजर्बा है। तभी दिल्ली के इक़्तिदार के हलकों में बहस है कि 4-6 महीने में बीजेपी की हुकूमत भी पुराने ढर्रे पर लौट आएगी। इसमें सिर्फ एक रुकावट नरेंद्र मोदी हैं। उनको गुजरात में 13 साल इक़्तिदार में रहने का तजर्बा है। वो जानते हैं कि नौकरशाही से कैसे काम लेना है। यानी अगर वो ये सोच रहे हैं कि अफसरान को बदलने की जरूरत नहीं है और इसी नौकरशाही से काम लिया जा सकता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनके दिमाग में अपना ब्लूप्रिंट हो। कहा जा रहा है कि वो मुशीरों के जरिए सारी वजारतों का काम खुद देखेंगे। अगर ऐसा होता है तो जोड़ तोड़ में लगे खिलाड़ियों और अफसरान दोनों को मायूसी ही हाथ लगेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद दिल्ली में नई आबो हवा के टिकाऊपन पर चर्चा करेंगे। अगर सीमेंट संरोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय संरोधक सीमेंट।
मोरारजी सरकार, नरसिम्हा राव और वाजपेयी सरकार के पहले सप्ताह के मुकाबले में नरेंद्र मोदी सरकार का पहला सप्ताह एक अलग छाप छोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी हाइपर एक्टिव है, उसके चलते अंधड़ तूफान आया हुआ है, लेकिन इससे दिल्ली के स्थापित सत्ता तंत्र की सेहत पर असर नहीं होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, आपने मोरारजी सरकार, वीपी सिंह सरकार से लेकर राजीव गांधी सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, तमाम सरकारें देखी है और उन सरकारों का शुरुआत का जो सप्ताह का जो माहौल है, आबो हवा है, वो भी सब फील किया, महसूस किया। उस मुकाबले में अभी नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले सप्ताह की जो आबो हवा है वो कैसी है, और उस आबो हवा के साथ में आपको ये जो चेंज, जो परिवर्तन की बात है, ये टिकाऊ लगती है या ये तात्कालिक है? ये आबोहवा ये बेमौसम की नहीं है। लोगों ने एक क्लियर परिवर्तन किया है, एक नेता को बिठाया जिसको समझते हैं कि वो टिकाऊ नेता है, मजबूत नेता है, और उसी के नाम से वोट मिले हैं। तो अभी उनकी सरकार बनी नहीं है, उनका आबोहवा उनके नाम से जरूर करेगी है। जब मोदी सरकार पूरी तरह से बन जाएगी तब आप कहेंगे कि हवा तब शुरू होगी। ये तो अभी हवा आ रही है। नहीं, मैं आपको वीपी सिंह के समय की और सबकी याद दिलाते हुए, शुरुआत में जो एक इफ्यूरिया जो होता है, जोश जो होता है, राज्य साई की सरकार जब बनी थी वो आबो हवा आई थी, परंतु उसमें कांग्रेस एक धर्म के लोग बहुत ज्यादा थे, हालांकि संघ के लोग भी उसके अंदर थे, पर बीपी की सरकार ऐसे आई थी जिसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। जैसे राजीव गांधी की तो 1984 बहुत अपेक्षाएं थी, बहुत अपेक्षाएं थी। लोग लगता है कि इतनी अपेक्षा एक दिन के अंदर राजीव गांधी शायद देश का नक्शा बदल देंगे। ऐसी आबोहवा यहाँ भी है कि अगर मोदी आए हैं, पहली बार किसी एक पार्टी को हमने बहुमत दिया है, तो देश के अंदर परिवर्तन बस शुरू होने वाला है। बटन दबाएंगे मोदी जी कंप्यूटर का, जैसे वो करते हैं, तो ये देश की हवा जो है, जो एक यूपीए ने खराब कर रखी थी, उसके एकदम स्वच्छ हो जाएगी, सारी ऑक्सीजन अच्छी मिलनी हो जाएगी। ऐसी अभाव है, परंतु अभी उसको सरकार पूरी तरह बनी नहीं है, इसलिए आबोहवा को चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं है कि खत्म हो जाएगी, इसको लॉन्ग टर्म, इसके हनीमून पीरियड जो है सरकार का लंबा रहेगा। मतलब ये पते की बात है कि बाकी तमाम सरकारों के मुकाबले में इस सरकार का हनीमून पीरियड ज्यादा लंबा होगा। और मोदी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि कैबिनेट का, जैसे उन्होंने छोटे से कैबिनेट की है, कई विभागों को कई मंत्रियों को दे दिया है, वो मंत्री शायद खुश हो रहेंगे कि मेरे को इतने सारे विभाग बन गए, परंतु विभागों को जब परिवर्तन आएगा तब काम शुरू होगा, उनका काम करने का तरीका। क्योंकि मोदी सर खुद जो काम करते हैं वो अपेक्षा करते हैं कि उनके मंत्री भी वैसा ही काम करें। तो आबो हवा जो है, ये बादल बने हैं, अच्छे बादल बने हैं, उन बादल से बारिश होने की अभी टाइम लगेगा। जैसे मानसून का समय आएगा, देखेंगे मोदी सरकार की भी बारिश बदलनी शुरू होगी, अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें एक बुनियादी सवाल, क्योंकि आप अनुभवी है और मैंने भी देखा है दिल्ली को, कि जो मंत्री नए आ जाते हैं, सत्ता गलियारों में नए चेहरे आ जाएंगे, मंत्रालय नए संभालेंगे, लेकिन नौकरशाही या जो मंत्रियों का स्टाफ है सब पुराने ढर्रे पर होगा। एक तरह से पुराने लोग ही कुंडली मारे रहते हैं। इसको नरेंद्र मोदी कैसे बाहर करेंगे? पर्सनल स्टाफ की बात, पर्सनल नहीं, ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी। कई इस बार इस सरकार के अंदर ऐसे मंत्री आए हैं जिन्होंने कभी मंत्री पद अपने प्रदेश में संभाला, न सेंटर में समझाया, और उनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी गई है और उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया। इसलिए मोदी को लगता है कि वो नए लोगों को लाकर के उनको एक अनुभव देना चाहते हैं, उनको टेस्ट करना चाहते हैं कि उसके ऊपर खड़े उतरते हैं कि नहीं है। ये बात है, उन्हें रिस्क बहुत बड़ा लिया है, नए चेहरों को लाया है। जैसे स्मृति ईरानी को एजुकेशन इस देश के यंगेस्ट, न कि केवल वो यंगेस्ट मिनिस्टर हैं, वो पहली महिला एजुकेशन मिनिस्टर देश के अंदर है। इसके अंदर 8 PhD जो हैं बाहर से पढ़े हुए एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी तरह उन्हें प्रधान के ऊपर टेस्ट किया। पेट्रोलियम मिनिस्टर इतने बड़े बना देना बहुत बड़ा डिपार्टमें है, इसलिए लगता है कि ये नए चेहरों की सबकी तो मुट्ठी अभी बंद है। हो सकता है इसमें कई लाख वाले निकले, चमत्कारिक निकले, लेकिन जो पुराने चेहरे, मतलब मान लीजिए पुराने वेंकैया नायडू हो, अनंत कुमार हो, उमा भारती हो, ये सब तो पुराने चेहरे हैं। उनके पास डिपार्टमेंट अलग हैं जो असली डिपार्टमेंट डिपेंड करते हैं। मैं कहूंगा कि अगर मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास था, इन नए चेहरों का रिमोट कंट्रोल मोदी के पास साथ RCR में रखा हुआ है। कि उन्होंने जब कैबिनेट ने नोट इश्यू किया, उसने क्लियर लिखा है सब पॉलिसी मैटर प्राइम मिनिस्टर के अंडर रहेंगे, बाकी उनके पास ऑटोनॉमी है। जब पॉलिसी मैटर कोई आएगा तो कोई भी मंत्री पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जानते हैं कि इन लोगों को धीरे धीरे अनुभव देना है। उस नाते आपके जो GMO किया है, GMO खत्म करके और मंत्रियों को कहा है, मंत्रालयों को कहा
कहा कि वही फैसले करेंगे, तो पर वो उन फैसलों में भी नीतिगत मामले नहीं होगा, हम लोग में नीतिगत मामला नहीं होगा। उससे ज्यादा हम महत्व, क्योंकि नया मंत्री आएगा, जीएम पहले वाले काम कर नहीं सकते, उसकी अबॉलिश राइटिंग में करनी पड़ती है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरी थी, वो कर दी है। अब जीएम में नहीं बनेंगे, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी कमेटी बननी है, कैबिनेट कमेटी बननी है बहुत सारी, देखेंगे कैबिनेट कमेटी बनाते भी हैं। अगर नरेंद्र मोदी बहुत सीरियस हैं, कैबिनेट कमेटीज भी खत्म कर देनी चाहिए उनको, उसके अंदर जितनी सारी डिले होती है। पर सवाल है कि अगर डिले उनको खत्म करनी है तो उनको रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज करने पड़ेंगे, किताब को चेंज करना पड़ेगा। अभी ऑर्डर करने से चेंज नहीं होगा। नहीं, जैसे सीसीए आर्थिक मामलों की कमेटी है या सुरक्षा मामलों की कमेटी, उसके बजाय पीएमओ जब कह रहा है कि हम खुद ही नीति बना लेंगे, तो इन कमेटियों की क्या जरूरत है? ये अपने आप एक आदेश से नहीं हो सकता खत्म। पर सवाल ये है कि अगर पीएमओ के अंदर सारी शक्तियां शामिल हो जाती हैं तो उसके ऊपर देखना होगा कि क्योंकि पीएमओ का प्रधानमंत्री 18 घंटे रोज काम करता है। पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया जो 18 घंटे काम करता है, जिसको ना बच्चों की जरूरत है ना परिवार की जरूरत है। वो अपना सुबह 6:30 बजे योगा करने के बाद कुर्सी पे बैठ जाता है और उसके बाद मंत्रियों को फोन करता है कि आइए। तो मंत्रिमंडल को भी उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। दिल्ली का सत्ता तंत्र ये है कि नयों को भी पचा लेता है, उसके अंदर कोई कुछ अल्टीमेटली नहीं कर पाता है। 6 महीने बाद, साल भर बाद सब पुराना हो जाता, पुराने डर्रे पर आ जाता। उसकी कैसी संभावना? ये डिपेंड करता है कि आपके पीएस कैसे है। और नंद कुमार नहीं, प्रधानमंत्री के नाते आपने, क्योंकि सारा दारोमदार प्रधानमंत्री के दिया, प्रधानमंत्री अपना नया स्टाफ तो वो अपने नहीं, प्रधानमंत्री इन सब पर नजर रखते हुए क्या उसको दुरुस्त रहने देंगे? जब सेक्रेटरी का फैसला जैसे मनमोहन सिंह ने मिनिस्टरों के ऊपर छोड़ रखा है, मेरे को नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी किसी सेक्रेटरी को अपने किसी मिनिस्टर को अपना सेक्रेटरी चुनने देंगे। सारे के सारे सेक्रेटरी विभागों के प्रधानमंत्री के ऑफिस से ही अपॉइंट पड़ताल के बाद ही होंगे। पहले ही अपॉइंट है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अजीत जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने सिस्टम में से नहीं लिए। जिन लोगों का नाम चला रहे थे लोग, उनको नहीं रखा उन्होंने। ये टेस्टेड लोग हैं, इसलिए शरीफ लोग हैं, पार्टियों में दिखाई नहीं देते। आपको देखा इन दोनों को आपने किसी भी सोशल पार्टी में दिखाई नहीं देंगे। तो ये क्या दिल्ली की जो सत्ताधारी गलियारों में जो गपशप होती है, अलग हटके किया इन्होंने प्रयास किया है। बाकी जो कोशिश हो रही है लोगों को लगाने की, परंतु मुझे लगता है मोदी जो है दिल्ली के जो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स है उसको खत्म करके सीधा काम करना पसंद करेंगे। उन मोदी की मोहर कार्यालय पर भी लगेगी, देश पर भी लगेगी। अभी मोहर तैयार हो रही है, स्टैंप तैयार हो रही है, तैयार होने में थोड़ा टाइम नहीं, पर उसमें एक मोटा जरा सा हल्का सा, ये नहीं लगता है कि राजीव गांधी के समय में भी कुछ नए प्रयोग, नए चेहरे, एकदम इंटरनल सिक्योरिटी, अरुण नेहरू से लेकर और कुछ हद तक नरसिम्हा राव ने भी मनमोहन सिंह को टेक्नोक्रेट करके कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया, वैसा कुछ उस मुकाबले में अभी ज्यादा क्रांतिकारी, अभी ज्यादा बदलाव वाला मामला है? या सवाल यह है कि राजीव गांधी में फर्क यह था, नया चेहरा जरूर था, अनुभव कोई नहीं था। मोदी के पास 12 साल का मुख्यमंत्री चलाने का अनुभव है, अपनी पार्टी की तोड़फोड़ को उन्होंने देखा है, इसलिए इनके पास राजनीति, देश का अनुभव ना हो दिल्ली की राजनीति का, परंतु सारे देश को अपने नजदीक से देखा है, उन्हें सरकार चलाई है। किसी उनको उसी मॉडल को अगर वो इम्प्लीमेंट, गुजरात का मॉडल को जो है यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुश्किल होगा, परंतु अगर कर लिया तो मोदी के लिए दूसरी टर्म पक्की है। तो इसका मतलब है कि जो मौजूदा आबो हवा है ये जरा कुछ लंबी, और उसको लेकर भरोसा है आपको? हाँ, अगर मोदी अपना मॉडल इम्प्रूव करते हैं, दिल्ली के गलियारों में नहीं फंसते, राजनीति में नहीं पड़ते, लुटियन दिल्ली की पार्टी में, कॉर्पोरेट सर्कल में नहीं फंसते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो उनकी ये आबोहवा बहुत लंबी चलने वाली है। प्रभु जी, बातचीत को ये समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट।